ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द पोर्शन ऑफ ग्रामर। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको पहले जो है क्लियर करती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है वाक्य के अर्थ में बिना परिवर्तन किए हुए रूप को बदलना। मैं एक डेफिनेशन बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स to change the form of the sentences without altering its meaning। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के रूप को बदलना, विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, बिना अर्थ के परिवर्तन किए हुए किसी टेंस के रूप को बदलना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एक मैं एग्जांपल बताती हूँ तब क्लियर होगा। जैसे दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। देखिए, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। अब इसके लिए ट्रांसफॉर्म करें हम नेगेटिव में। नेगेटिव में अगर हम इसे बदलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू तो हम कहेंगे दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी। अब अर्थ देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, यह क्वेश्चन आसान नहीं है। क्लियर हो रहा है? इसमें बताया गया था कि सेंटेंस के फॉर्म को बदलना हमें विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, बिना अर्थ के परिवर्तन के। अब देखिए, इसका सेंस तो सेम है। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, यह क्वेश्चन कठिन है, और हम ये भी कह सकते हैं नेगेटिव है, दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी, ये क्वेश्चन आसान नहीं है, मतलब ये कठिन है। अब नॉट लगा दिया और ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हुआ है तो ये क्लियर हो रहा होगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अब ट्रांसफॉर्मेशन को हम बहुत सारे तरीकों से हम करते हैं सेंटेंस। देयर आर मैनी मेथड्स of एक करके बताती हूँ मैं। पहला है रिमूव एडवर्ब टू, या यूज एडवर्ब टू। ठीक। सेकंड है इंटरचेंज ऑफ द sentences assertive and negative। थर्ड है इंटरचेंज ऑफ degrees of comparison। फोर्थ है इंटरचेंज ऑफ
जैसे ये मैंने बताया इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंस इन असर्टिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब होता है असर्टिव को नेगेटिव में बदलना और नेगेटिव को असर्टिव में, एक दूसरे में बदलना। इसी तरह से इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, इस तरह से इंटरचेंज करना। उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में। नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव। फिर नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर एन अदर। और नेक्स्ट है इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस, जैसे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में। इस तरह से ये चेंज होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मैं आपके लिए एक एक करके सारी चीज़ को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए आज एडवर्ब रिमूव टू का प्रयोग बताऊंगी कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे तो एडवर्ब टू को हम कई प्रकार से यूज़ करते हैं, जैसे भी में भी यूज़ किया जाता है और हर तरह के सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो रिमूव टू में इसका जो यूज़ किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में इसका जो यूज़ किया जाता है, वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है कि पहली बात तरीका है कि पहले में जो सबसे पहले टू आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है और उसके बाद इंफिनिटिव टू आता है। और जो दूसरे प्रकार का जो होता है, जो एडवर्ब टू होता है और एडजेक्टिव होता है, उसमें इंफिनिटिव नहीं होता है। तो हम इन दोनों तरीकों के लिए अलग अलग समझेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल इसी का बता देती हूँ। जैसे ये है कि जिसमें इंफिनिटिव टू होता है, जैसे ही इज टू बी टू वॉक। और दूसरा है द वेदर इज टू हॉट। देखिए क्लियर हो रहा होगा। इसमें टू के साथ इंफिनिटिव आया हुआ है और इसमें केवल टू है, एडवर्ब टू। अब देखिए टू का मतलब क्या है, मैं थोड़ा ये बताती हूँ। टू का मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, कि और जब बहुत इतना ज़्यादा कि सीमा से अधिक, तो इसका जो है नेगेटिव अर्थ देता है। जब ये इंफिनिटिव टू होता है तो उसके साथ नेगेटिव अर्थ होता है। तो मैं एक एक करके बताऊंगी तो आपके लिए क्लियर होगा। सबसे पहले प्रकार का मैं बताती हूँ, ये जो है जो इंफिनिटिव के साथ एडवर्ब टू आता है, उसके बारे में बताती हूँ कि इसको जब हम रिमूव करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसको रिमूव करने के लिए टू को हटा देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू को तथा इसके स्थान पर और
फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो पहले क्लाउज के सेंटेंस में होता है, उसके सब्जेक्ट आने के बाद तथा आए हुए सब्जेक्ट के बाद हम कैन नॉट या कुड नॉट according to first clause का प्रयोग देखिए, अब मैं आपके लिए समझाती हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि हम टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, सो। ठीक, उसके बाद एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में या इंफिनिटिव टू को इसे हम ओमिट करेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, दैट। ठीक, अब उसमें बताया गया उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट जो पहले क्लाउड के सेंटेंस में है। मैं क्लाउज की बात इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर कि जब हम इंफिनिटिव के साथ एडवर्ब टू होता है तो जब हम रिमूव करते हैं तो उस वाक्य के लिए हम कॉम्प्लेक्स में बदल देते हैं। कॉम्प्लेक्स में तो जानते ही हैं बच्चों कि सबऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं, उसमें प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, इसलिए मैं बार बार मैं क्लाउज की बात कर रही हूँ। तो ये जो है कि ये जो टू से पहले वाला वाक्य फर्स्ट क्लाउज हो जाएगा, उसके बाद वाला ये सेकंड क्लाउज हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट आएगा वो फर्स्ट क्लाउज के अनुसार आएगा। इसमें क्या है, ही। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था कि आए हुए सब्जेक्ट, अब ये जो सब्जेक्ट आ गया है उसके बाद हम कैन नॉट और कुड नॉट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लाउज, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लाउज मैंने क्या बताया, कैन नॉट कुड नॉट। यदि ये प्रेजेंट में है तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और पास्ट में है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिए प्रेजेंट में है तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैन नॉट। ठीक, अब हमें बनाना है, इतना हमें जोड़ना था, अब हम बनाएंगे। देखिए, he is, so, we, that, he can not। अब हम इस अर्थ को पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ते हैं, he is too weak to walk, वह बहुत ज्यादा कमजोर है चलने के लिए। अब इसे पढ़ेंगे, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। बात एक ये है कि चलने के लिए वह बहुत वीक है, इसका मतलब वह चल नहीं सकता। ठीक, इंफिनिटिव टू के बाद जो एडजेक्टिव के साथ होते हैं वो और भी कई तरीके से बनते हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। जैसे he is too intelligent not to solve all the questions। ठीक, तो he is too intelligent, यहाँ पर टू के साथ टू आया है और नॉट भी इसके साथ आया हुआ है। तो बच्चों जहाँ पर वैसे भी मैंने पहले बताया था इसमें नॉट नहीं था। यदि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इंफिनिटिव से पहले यदि उसमें नॉट लगा हुआ होता है तो जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस का तो उसे एफर्मेटिव में बदल देते हैं, उसका नेगेटिव नहीं करते हैं। जैसे ही इज सो इंटेलिजेंट, जो चेंज है हम उसी तरह से करेंगे जो मैंने पहले बताया था।
he is so intelligent that he can solve all the questions। तो ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया है। इसी तरह से इस प्रकार के भी वाक्य आते हैं, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, जिसमें सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, ठीक, और इंफिनिटिव टू से पहले ऑब्जेक्टिव केस होता है फॉर के साथ। तो हम किस तरह से वाक्य बनाएंगे? जब ये स्टार्टिंग जो होती है नॉन लिविंग से होती है और जब इसमें इंफिनिटिव से पहले फॉर हिम, फॉर मी, फॉर देम मीन्स कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आए तो इसको हम क्रमशः सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जैसे फॉर हिम का ही, फॉर मी का आई, फॉर देम का दे हो जाता है। मैं चेंज करके बताती हूँ, इट वाज सो हॉट दैट। टेंस उसी तरह से बदलेंगे जो मैंने पहले वाक्य में बताया था, दैट ही, हमने फॉर हिम का क्या कर दिया, ही, दैट ही कैन, अब यहाँ पर वाज है तो हम क्या करेंगे, कुड नॉट गो अप। ठीक, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। अब देखो ये इनसे बिल्कुल अलग सा लग रहा है क्योंकि इसमें इंफिनिटिव नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो है नाउन का यूज किया गया है, फॉर दिया है, फॉर के बाद नाउन का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे वाक्यों के लिए जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब रिमूव टू का ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, तब हम जो दैट के बाद वाली क्लाउज है उसके लिए हम अपने शब्दों में वर्ब लगाकर यूज करेंगे। एक मैं बताती हूँ बना करके, जैसे हिज सॉरो, उसका जो दुख है, इज सो डीप दैट, अब देखिए मैं इसको पहले ये वाला पढ़ती हूँ, हिज सॉरो इज टू डीप, उसका दुख इतना गहरा है, फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए, मीन्स बहुत ज़्यादा गहरा है कि हम उसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो हिज सॉरो इज सो डीप दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इनटू टीयर्स। तो इस तरह से बच्चों डिफरेंट टाइप के मैंने जो फर्स्ट टाइम का जो था इंफिनिटिव के साथ टू का प्रयोग वो चेंज करना बताया, तो आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि जो इंफिनिटिव नहीं होता है वो हम कैसे बदलते हैं। वाक्य ऐसे भी होते हैं जो पहले प्रकार का मैंने डिफरेंट काइंड्स बताए थे कि किस किस तरह से हम बदल सकते हैं और किस तरह के वाक्य होते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि जिसमें इंफिनिटिव टू नहीं होता है उसको हम कैसे बदलेंगे, केवल एडवर्ब टू का ही प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्यों को जिसमें केवल एडवर्ब टू ही हो और टू नहीं होता है, तो इसे हटा करके टू को हटाकर एक्सट्रीमली, वेरी, ग्रेट, ओवर, या वाक्य के अंत में beyond the proper लिमिट का प्रयोग करते हैं। देखिए अब मैं समझाती हूँ। इस तरह के अगर वाक्य होते हैं तो हम इसे हटा करके इसके स्थान पर या तो
एक्सट्रीमली भाव के अनुसार या वेरी ग्रेट या ओवर का प्रयोग कर देते हैं, या फिर हम इसको हटा करके पूरा वाक्य लिख देते हैं और वाक्य के अंत में लिख देते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसका मतलब है सीमा से परे, अत्यधिक, ये भी है। तो ये एग्जाम्पल है कि द स्पीकर स्पोक टू लाउडली, स्पीकर वक्ता जो है बहुत ज़्यादा तेजी से बोला। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? द स्पीकर स्पोक वेरी लाउडली, ऐसे भी हम कह सकते हैं द स्पीकर स्पोक लाउडली बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह का है। तो कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिस तरह से कि हम इसको हटा करके एडजेक्टिव के स्थान पर, यदि इस तरह के वाक्य आते हैं जिसमें इंफिनिटिव नहीं होता है, तो एडजेक्टिव के स्थान पर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और उसके बाद देन का प्रयोग, तथा उसके बाद हम हैव बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। द मदर इज फैट। ठीक, तो हम इस तरह से इसको तो हम बनाते ही हैं। यदि हम इसको नहीं बनाए तो ऐसे भी वाक्य बन जाता है। वो क्या है? द मदर इज फैट को हमने किस में बदल दिया? कंपैरेटिव डिग्री में, फैट है। ठीक, फिर उसके बाद हमने कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या था? देन। ठीक, अब उसके बाद देन फिर मदर को शी शुड हैव बीन। अब इसका अर्थ करते हैं कि मदर बहुत फैट थी। मदर फैट थी जितनी वह होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा वो फैट थी। इस तरह से बच्चों